इजराइल पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक में सैन्य अभियान चला रहा है और अब तो उसने अपने सैन्य अभियान का विस्तार भी कर दिया है। यह जानकारी खुद इजरायली सेना की तरफ से दी गई है। इजरायली सेना ने यह बताया है कि उसने उत्तरी वेस्ट बैंक के नबल्स शहर के पास स्थित तमुन पर छापा मारा और यह छापा पिछले हफ्ते इजरायली हवाई हमले में मारे गए 10 लड़ाकों के बाद हुआ। इजरायली सैनिकों ने इस दौरान एक M16 राइफल और मैगजीन भी बरामद की। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने जेनिन शरणार्थी शिविर में 73 साल के एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इजरायली सेना ने 21 जनवरी को जेनिन में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान जो शुरू किया था, जिसे आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम दिया गया था। फिलिस्तीनी आंकड़ों के मुताबिक अब इस अभियान के तहत अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सैनिकों ने टुबास शहर के पास तमुन और अल फरार शरणार्थी शिविरों में भी छापा मारा और इन क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। वहां मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने अल फरार शिविर में कई परिवारों को उनके घरों से बाहर निकाला, इमारतों को सैन्य चौकियों में तब्दील कर दिया गया और इस तरह से अब इस पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात है। वेस्ट बैंक में इजराइल का आतंक किस कदर, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रही हैं। जेनिन में इजरायली हमलों में 5 लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में इजराइल का ये कोहराम, इजराइल और फिलिस्तीनी समूहों के बीच जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। दोनों पक्षों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इजराइल का वेस्ट बैंक और जेनिन के अंदर आतंक कुछ इस कदर कि वहां पर वार हो रहा है तो पलटवार भी उधर से किया जा रहा है। नबल शहर के पास तमुन पर छापा मारा गया, जेनिन शरणार्थी शिविर में छापा मारा गया और वहां पर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप भी है। 25 फिलिस्तीनियों की अब तक बता दें इस अभियान के तहत मौत हो चुकी है। सैन्य अभियान के कारण स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अली शाह साहब, ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी संघर्ष कब रुकेगा, क्यों नहीं रुक पा रहा है? और इस आतंक विरोधी अभियान के तहत जिन फिलिस्तीनियों की जान गई है, उसके बाद वार पलटवार का इस सिलसिला और ज्यादा घातक होता हुआ। शिल्पा जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और यही सवाल बहुत लोगों के जहन में होगा कि क्यों मिडल ईस्ट में गाजा पट्टी में इजराइल जिस तरीके से जंग हो रही है, खात्मा हो रहा है बेगुनाहों, मासूमों, लाचार लोगों का, कि ये कब रुकेगा आखिर में। देखिए, 100 साल की जंग चलती आ रही है तकरीबन, और 1967 का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो 6 दिन का वहां पे युद्ध हुआ था। आप यासिर अराफत जब पीएलओ चीफ से तभी बातचीत करने की बात हुई, लेकिन ये कब, कितनी पुरानी जंग है, चलती आ रही है। अब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिलहाल ये बीच बीच में चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। तो अगर हम देखें, शांति बनी हुई थी, वो शांति एक तरीके से मैं बोलूंगा, वो सीज फायर मैं कहूंगा उसको, वो करार दूंगा मैं। इसका हल तभी होगा जैसे कि हिंदुस्तान फेवर करती है 2 स्टेट सोल्यूशन को, 2 स्टेट थियोरी को। ये 2 स्टेट सोल्यूशन क्या ये लोग मानने को तैयार हैं? ना। इजराइल ने अब तक फिलिस्तीनी जमीन को पे कब्जा कर रखा है। इसका हल तभी निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मैं जंग रुकवा दूंगा, और अगर ये जंग नहीं रुकी जब तक मैं सत्ता में आता हूं 20 जनवरी को, तो पूरे आकार मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा वहां पर। और 19 जनवरी को शाम के 4 बजे सीज फायर हुआ, बफर जोन्स क्रिएट हुए, एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन क्या वो कितने इफेक्टिव हैं? वो, माफ कीजिएगा, वो इफेक्टिव नहीं हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कुछ रातों रात कुछ कर नहीं पाए हैं। तो इसको हम लोग सोचेंगे कि या तो वो एक पॉलिटिशियन की एक तरीके से कि भाई पॉलिटिशियन सत्ता में आने से पहले वादे करेगा बड़े बड़े, क्या उस पे वो खड़ा उतरेगा, क्या उस पे अमल होएगा, क्या उसका नतीजा आएगा? तो ये बात भी यहाँ पे देखने वाली है। लेकिन ये जंग तब रुकेगी जब
इजराइल और गाजा पट्टी के लोग आपस में बैठकर एक प्रॉपर रिटन फॉर्मल ऑफिशियल एग्रीमेंट पे आ जाएंगे तब, नहीं तो फिर ये ऐसी टुकड़ी टुकड़ी में चलती रहेगी बदकिस्मती से, मुझे ये कहना पड़ रहा है जी। लेकिन जब तक ये जंग रुकेगी तब तक तो बहुत सारी चीजें तहस नहस हो चुकी होंगी। अली शाह साहब, सीधा सवाल, क्या गाजा की तरह वेस्ट बैंक भी होने जा रहा है खाक इजराइल के गुस्से के आगे? दिनों में गाजा पट्टी में तो ऑलरेडी 42,000 से कितने लोग मार दिए गए हैं। वहां के प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी कहा है कि गाजा पट्टी में अब कुछ नहीं बचा है। अब वेस्ट बैंक उनके निशाने पे है और वेस्ट बैंक पे जिसे हमले हुए हैं तवातोड़, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अगर ये जंग अभी नहीं रुकी तो वेस्ट बैंक का भी वो हाल होगा बदकिस्मती से। लेकिन एक बात जरूर है कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया बहुत सरासर गलत किया, और उनको वो बंधक पहली बात तो लेने ही नहीं चाहिए थे। रिहा करना तो दूर की बात है, लेने ही नहीं चाहिए थे। उसके बाद रिहा उनको जल्द से जल्द करना चाहिए था, क्योंकि हमास को एक सबक भी मिला है इससे कि भाई, मगर अब हमास को क्या लगा, हमास को ये लगा ना कि अगर हम एक जवाबी कार्रवाई करेंगे 7 अक्टूबर को अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था, जो कि इजरायली सैनिक निकल आए थे, जब नमाज पढ़ते हुए लोगों के साथ बदसलूकी हुई, क्या हमास को ये लगा कि उनके पास इतना दमखम है कि वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस से लड़ पाएगा? मैं कहूंगा कि भाई मासूमों का खात्मा होएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा, केवल मासूमों का खात्मा होने वाला है। और इसमें हमास ने एक सबक तो सीख लिया होगा। लेकिन देखिए, जंग कभी भी कोई रास्ता नहीं होता, कभी भी किसी चीज के लिए। एक फौजी आदमी होते हुए मैं ये कहूंगा, एक माँ इंतजार करती है अपने बेटे का, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक बहन इंतजार करते अपने भाई का, एक भाई इंतजार करता अपने भाई का, और जो सियासत लड़ते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो हाथ मिलाते हैं आखिर तौर में। तो इसका अंत मैं अभी देख नहीं रहा हूं, बदकिस्मती से काफी लंबा अभी और ये चलने वाला है ये, शिल्पा जी। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? चूंकि देखिए, लंबे समय से संघर्ष जारी है, फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती जा रही है, वार हो रहा है इजराइल की तरफ से, उधर से फिर पलटवार हो रहा है, और इजराइल कह रहे हैं कि भाई हम नहीं रुकने वाले जब तक इस आतंकी समूह को इस अभियान के तहत हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते हैं। ऐसे में क्या अब वेस्ट बैंक में भी चारों तरफ तबाही देखने को मिलेगी जैसे कि गाजा में देखने को मिली? देखिए, ये इजराइल की वार आज कोई पुरानी वार नहीं है, जैसे अभी हमारे शाह साहब कह रहे थे इस बात को। ये बहुत पुरानी वार है, बल्कि मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि मैं 2004 में हिंदुस्तानी डेलीगेशन के साथ में विदेश मंत्रालय के साथ गया था, तो वहां भी गया था, और वहां उस मस्जिद में मैंने नमाज भी पढ़ी थी, और देखा था कि वहां पर बुलेट फायरिंग है, और आसपास जो उसके पहरा था वो इजरायली सेना का था, यानी इजरायली ने कब्जा कर रखा है चारों तरफ से। वो कहने को है सिर्फ कि वो उनके कब्जे में है अंदर का हिस्सा, लेकिन बाहर की जो सराउंडिंग्स बाउंड्री हैं वो इजराइल के पास है। अब जब इजराइल का जो अटैक है अभी वेस्ट बैंक पर शुरू किया उन्होंने, ये जब आए थे तो टेंट में आए थे, वो चाहते हैं कि इनको टेंट में डालें। और अभी भी देखिए, जब अभी बात आई है हमारे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट ने भी ये कहा था कि हम इस लड़ाई को बंद कर देंगे, लेकिन आप देखिए ना कि अभी भी उनको सहायता जारी है, उनको हथियारों का जखीरा दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और जो अभी उनके राजदूत आए हैं अमेरिका से, वो भी प्रो इजरायली है, और उनका भी जो व्यू था आप देखेंगी तो उनका जो इतिहास रहा है वो हमेशा इसको फिलिस्तीन को खत्म करने के मूड में थे। लेकिन फिलिस्तीन खत्म होने वाला नहीं है। अभी जो गिलानी साहब कह रहे थे, शाह साहब की, दो 2 स्टेट सोल्यूशन, इसको तो उन्होंने भी माना है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी माना है कि 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत जरूरी है। इससे पहले बड़ी बड़ी बातें होती रही, हर जगह होता रहा। देखिए, अभी आप रिसेंटली आप देखिए इस बात को कि अभी ये नेतन्याहू साहब जो हैं तो जाने वाले हैं अमेरिका, और ट्रंप से मुलाकात होगी। उनका भी स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हम गल्फ का नक्शा बदल देंगे। अच्छा साहब, आप नक्शा बदल देंगे, किस बेस पे कह रहे हैं? यानी आप लड़ाइयां लड़ेंगे और उनको तहस नहस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी का जवाब आप देख लीजिए कि जो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और उन्होंने भी अभी दौरा किया था उसका, मास्को का, चाइना का भी किया। उसके बाद अभी दोहा जब गए थे वो, तो इन्होंने हमास के लोगों से मुलाकात की, और उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि ये ना समझे इजराइल कि हमारे पर हमला करेगा तो हम उसको छोड़ देंगे या हमको कुछ करेगा। तो मैं समझता हूँ कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये बढ़ रहा है मामला।
अच्छा। क्योंकि ट्रम्प ने जो अभी अपनी नीति की है वो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, चाहे वो आप मैक्सिकन को देख लीजिए, वहां पर किया, उनको डिपोर्टेशन किया, और भी कई चीजें की हैं, पनामा की बात की है, कई जगह लेकिन अमीन उन्होंने इस साहब, तरह एक की तरफ तो बातें ट्रम्प की कहते हैं हैं कि कि मैं चुटकियों में 24 घंटे के अंदर युद्ध को रुकवा सकता हूं, जो चाहूं वो कर हाँ सकता हूं। दूसरी तरफ आपको लगता है कि वो खुद ही कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर को इंस्टिगेट कर रहे हैं? हाँ, आप देखिए ना कि अभी जो इजराइल का ही अपना अंदर का न्यूज़पेपर है, उसका अपना सर्वे आया था इंटरनल, उसमें उसने दिखाया था कि 4% लोगों ने माना है कि लड़ाई में कुछ सहायता उनको जीत मिली है, लेकिन 30% इसराइलियों ने इस बात को माना है कि वहां पर उनकी जीत नहीं हुई है और हमास की जीत हुई है, इजराइल हारा है। देखिए ना, आप लेबनान के हिस्से में भी हारा है, कई जगह लड़ाइयां उसको बंद करनी पड़ी है। ये तो सिर्फ ये है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। अच्छा। मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने गल्फ के साथ छेड़छाड़ किया तो गल्फ के साथ भी ऐसा मेरा पूरा देखा हुआ है गल्फ, कि उस गल्फ के हिस्से में ये जॉर्डन ऑर्डन जो है वो भी इनको परमिशन नहीं देंगे। और जहां तक सवाल है, सऊदी भी अब इनके एंटी बात करेगा। ये ना समझें कि इनको कोई, ये मुस्लिम देश जो है, क्योंकि वहां पर अब अटैक करने वाली बात जो है वो मस्जिद अल अक्सा के ऊपर आएगी। मस्जिद अल अक्सा को कोई भी मुस्लिम पूरी दुनिया का उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ आपने सुना था कि हमारे यहाँ राम मंदिर के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हुआ, तो उससे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं हमारे, तो इसलिए उस सेंटिमेंट से कोई खिलवाड़ ना करे, जिससे कि पूरी दुनिया में एक कोहराम मचेगा और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये बात लपके फैलेंगी। और इनकी कोई अच्छाई नहीं हुई है। यूनाइटेड नेशन में भी आप देखिए, अभी मलेशिया जो है और कुछ कंट्रीज के साथ में उसने अपना ग्रुप बनाया है और उनको कहा है कि अगर उस कंट्री में जाएंगे नेतन्याहू तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अकेला पड़ गया है इजराइल। और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आप देखिए इसी क्या हालात है। अगर अमेरिका इसका साथ नहीं देता यूनाइटेड नेशन में भी, तो वहां भी इसको मुक्की खानी पड़ती है। यहाँ लेकिन तक कि क्या हमारे हिंदुस्तान इजराइल का इतना सवाल है, सक्षम है कि हिंदुस्तान क्या, शांति प्रिय देश ठीक है है सर, क्या शांति इजराइल अभी भी इतना सक्षम है कि बेशक से अलग थलग पड़ गया हो, अकेला पड़ गया हो, जिस तरह से आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो डटा रहे, पीछे नहीं हटे? क्योंकि एक तरीके से ये वो वाली बात हो जाएगी कि देखिए, आतंकी समूह के सामने इजराइल को आखिरकार देखिए घुटने टेकने पड़े, और इससे बचना चाहता है इजराइल। नहीं, देखिए, अब ऐसा है कि वो सिर्फ फिलिस्तीन के आगे तो डटा हुआ है, लेकिन बाकी देशों के सामने डटने वाला नहीं है। अभी आप देखिए, उसने ट्राई किया था ईरान के ऊपर, उसको जवाब उसी तरह मिल गया था। हमास ने भी उसी तरह जवाब दिया और लड़ाकों ने भी, लेबनान के लोगों ने भी उसी तरह, हूती वगैरह ने जवाब दिया और उनके घर के अंदर घुस के मारा था। ऐसा नहीं है, जो न्यूज़ें बाहर नहीं आती हैं उस तरह से आप बात करिए ना, इस बात को समझने की कोशिश करिए। और ये जो इन्होंने जो किया है पैक्ट, उस पैक्ट के तहत चलना चाहिए, तो कुछ दिन के लिए तो शांति बनेगी। लेकिन नहीं, वो जेनिन में भी, सिटी में भी कर रहे हैं, नेबुलस में भी कर रहे हैं। ये सब क्या है? और हवाई हमले कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया? 10 लोगों को मार दिया, ठीक है मारिए। और ये कोशिश ये की गई है अभी, हमारे ट्रम्प ने भी यही कहा कि जो बंजर बन गया है उनका इलाका ठीक है। फिलिस्तीनी, तो फिलिस्तीन वहां ना जाएं। लेकिन देखिए, आप उनकी विलनेस देखिए, अपने कंट्री के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने इस्लाम के लिए, वो वहां पर वापस जा रहे हैं और वहां पर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो जो एक्सप्लेन किया डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और अमेरिका का क्या रुख हो सकता है, क्या लग रहा है सर? नहीं, मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब ने जो कहा है, इनका पर्सनल तजुर्बा है और उन्होंने बताया कि कैसे वो 2004 के आसपास की बात है कि वो खुद बाकायदा अल-अक्सा मस्जिद में भी गए थे और जिस तरीके से इन्होंने देखा, इन्होंने अपना फर्स्ट हैंड अकाउंट बताया है। तो देखिए, इसमें ये अमेरिका इसमें थोड़ा बहुत दखलंदाजी दे पाएगा। हाँ। लेकिन मेन मुद्दा है, जब तक दोनों राष्ट्र आपस में नहीं बैठेंगे, नहीं मिलके बात करेंगे, नहीं एक एग्रीमेंट रीच होगा, तब तक ये जंग बंदी हो सकती है टेम्पररी कुछ टाइम। जैसे कि टेम्पररी सीज फायर हुआ था कुछ फेजों में, पहला फेज में ये हुआ, दूसरे फेज में ये हुआ, इस तरीके से। तो अगर अभी जंग बंद हो भी जाए कुछ देर, इसको मैं टेम्पररी मानूंगा। मैं अल्टीमेटली यहूदी और अरब का तो बहुत पुराना मामला है। यहूदी अरब, अल यहूद अरब, इनका तो हेट्रेड जो है ना, बहुत खराब है। मतलब बहुत टाइम से होता आ रहा है और जो जहल जा चुका है, वुंड जो है, जो घाव है, बहुत गहरे हो चुके हैं। और खास तौर से अभी जो गाजा पट्टी में हुआ और अभी जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, तो आपका सवाल, अगर मैं ये कहूं कि वेस्ट बैंक भी
ये इजराइल भी वेस्ट बैंक को एक तरीके से जैसे गाजा पट्टी में करा, कुछ बचा ही नहीं है वहां पे, वैसे ही करेगी। और ये तब तक चलता आएगा जब तक दोनों में आपस में एक फॉर्मल पुख्ता अग्रीमेंट नहीं हो जाता, टेम्पररी नहीं, पुख्ता। जैसे कि हम चाह रहा था कि परमानेंट सीज फायर हो, हाँ। और इजराइल कह रहा ठीक है हम टेम्पररी सीज फायर पे बात करेंगे। परमानेंट सीज फायर यानी कि परमानेंट सीज फायर नहीं, परमानेंट ट्रूस, फिर उसको शांति होगी, उसको दोस्ती होगी। अगर फ्रांस और जर्मनी देखिए इतने अच्छे दोस्त बन गए, आज की तारीख में एक साथ इकोनॉमी में बूम कर रहे हैं, अमेरिका और जापान की दोस्ती हो गई। हम सब जानते हैं अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी में क्या किया था, आज तक उसके असर दिखाई देते हैं। तो क्या अगर तो क्या वो दोस्त बन इजराइल सकते को फिलिस्तीन के सामने हथियार डाल देने चाहिए? क्या लगता है आपको सर, ये न्याय की लड़ाई है, ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है, किस तरह की लड़ाई से समझा जाए? नहीं नहीं, इजराइल को फिलिस्तीन के खिलाफ के आगे हथियार तो नहीं डालने चाहिए, और बल्कि जो उग्रवादी संगठन है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स ही एक तरीके से उसा रहे हैं इजराइल को। मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल हथियार डाल दे, आकर मेज पे बात करे, एक एग्रीमेंट रीच करे, नहीं तो फिर ये चलती आएगी, फिर इसका हल है ही नहीं कोई। वरना जंग तो चली रही है, संघर्ष तो जारी है ही ऑलरेडी। चलिए, फाइनल कमेंट्स आपका डॉक्टर मोहम्मद अमीन। लग रहा है कि टेबल पर बैठकर ये बात कर पाएंगे, या अमेरिका का क्या रोल इसमें हो सकता है? क्या वो अमेरिका ला सकता है फिलिस्तीन को और इजराइल को एक टेबल पर कि आप बैठिए बात करिए? ये हमेशा तो स्टेट सोल्यूशन है, टेबल टॉक ही इसका सोल्यूशन है। और अगर ये सोचे इजराइल इस बात को कि वो हमास नहीं, वो अगर फिलिस्तीन को खत्म कर देगा तो ये असंभव बात है। अच्छा। अब आपको मैं बता दूं, एक नई एंट्री हुई है अभी कुछ दिन पहले, वो रशिया की एंट्री हुई है इस मामले। उधर से आप देखिए और कंट्रीज की एंट्री हुई है। इधर से आप देखिए जर्मनी की बात कर रहे थे, जर्मनी भी इनके अगेंस्ट है इस मामले में। वो नहीं चाहता कि वहां पर जेनोसाइड हो, और वहां पे नहीं चाहता कि वो कंट्री खत्म हो। कंट्री की एग्जिस्टेंस है, इसके लिए लोग लड़ते आ रहे हैं। फिलिस्तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है, इसके वो अराफात भी थे। तो ये जो लड़ाई चली आ रही है अपने कंट्री को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को एग्जिस्टेंस देने के लिए, ये करना होगा, ये इजराइल को करना होगा। अगर इजराइल खुद भी वहां रहना चाहता है, अपने कंट्री बनाना चाहता है, तो बना ले। ये इजराइल वो भूल गया। और दूसरे देशों का इन्वॉल्वमेंट, इसलिए आपने कहा कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट की तरह देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात होगी कि इजराइल का गुस्सा क्या शांत होता है, क्या टेबल टॉक हो पाती है, क्या फिलिस्तीन इसके लिए राजी होगा, एक साथ बैठकर क्या अमेरिका इनको राजीनामा करवा पाएगा? इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।